बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। स्टार्टिंग से लेकर के पूरा एंड तक हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं पहले बता दूं कि इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको कुछ एग्जांपल्स दूंगा जहाँ पे रियल लाइफ में हम लोग एक्सएमएल का यूज़ करते हैं, राइट। सो दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी इजी, है ना, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव होगा, बहुत ही ज़्यादा फन होगा। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सएमएल स्टार्ट करने से पहले मैं इसको स्टार्ट करना चाहता हूँ एक क्वेश्चन से, जिसको मैं कहता हूँ वाई आर वी यूजिंग एक्सएमएल, राइट। मैं सबसे पहले तुमको तुम्हारा ये वाई क्लियर करूंगा कि तुम एक्सएमएल को क्यों यूज करते हो, और फिर उसके बाद मैं आगे पढ़ाऊंगा तुमको कि एक्सएमएल क्या है, कैसे यूज करते हैं, सिंटैक्स क्या है, रूल्स क्या है, और बहुत सारी चीजें मैं सब बता दूंगा क्या है। और जब ये लेक्चर एंड होगा तो तुम मुझसे कहोगे वाव, राइट। स्टार्ट हमने वाई से किया है, एंड किससे करेंगे, वाव से, क्योंकि एक्सएमएल इज रियली इजी, राइट। मैं तुम्हारे लिए इसको इतना आसान तरीके से काफी ज्यादा अपनी तरफ से कोशिश किया हूँ कि मैं इसको बहुत ज्यादा आसान बना दूं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, राइट। वी स्टार्ट विद वाई, वी एंड विद वाव, फाइन। सो हमारे पास है एंड्रॉयड भैया, ठीक है। ये हमसे कह रहे हैं कि तुम एक्सएमएल पढ़ने जा रहे हो, लेकिन क्या तुमको पता है कि एक्सएमएल को हम लोग रियल लाइफ में यूज क्यों करते हैं? डू यू रियली नो? अगर तुमको नहीं पता है तो चलो स्टार्ट करते हैं कुछ रियल वर्ड के यूजेज को देख के, जहाँ पे हम लोग किसका यूज करते हैं, एक्सएमएल का। फाइन, थोड़ा सा आगे आते हैं। जैसे यहाँ पे देखो बगल में इस साइड तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, एक्सएमएल, राइट। अब क्या लिखा हुआ है इससे भी मतलब नहीं है, बस एग्जांपल समझो। एक्सएमएल मैंने कोड किया हुआ है ना। और एक्सएमएल की मदद से हम लोग क्या बना रहे हैं, हमारे ऐप का यूआई। यूआई का मतलब यूजर इंटरफेस। तो आप अगर कोई भी एंड्रॉयड ऐप बना रहे हो तो उसका जो भी यूआई होता है, जो आप जब ऐप खोलते हो आपके सामने ओपन होता है, उसको बनाने के लिए मैं किसका यूज करता हूँ, एक्सएमएल का यूज करता हूँ। अब जो यूआई है वो किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है। अलग अलग डिजाइन हो सकते हैं यूआई के। तो जब भी आप कोई एंड्रॉयड के एप्लीकेशन बनाते हो, ठीक, तो उसको डिजाइन करने के लिए, उसके यूआई को कस्टमाइज करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एक्सएमएल का, और साथ ही में किसका, कोटलिन का, ताकि फंक्शनैलिटी को हम बनाए रख सकें। फाइन, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट रियल वर्ड एग्जांपल वेयर वी यूज एक्सएमएल। अब एक और एग्जांपल देखते हैं जहां पे मैं एक्सएमएल का यूज करता हूँ। अब जब भी मैं कोई स्प्रिंग एप्लीकेशन बनाता हूँ, स्प्रिंग एप्लीकेशन का मतलब स्प्रिंग जावा वेब एप्लीकेशन, ठीक है। अगर मैं कोई भी स्प्रिंग एप्लीकेशन बनाता हूँ तो मैं वहां पे भी किसका यूज करता हूँ, एक्सएमएल का। कैसे करते हैं, मैं तुमको एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ये तुम्हारी फाइल का स्ट्रक्चर है। जब भी तुम कोई स्प्रिंग का ऐप बनाओगे जावा में, तो इस तरह की कुछ फाइल्स तुम्हारे पास आ जाएगी, कुछ तुम खुद से बनाओगे। लेकिन यहाँ पे लास्ट में देखो आपको क्या मिलेगा, एक पॉम डॉट एक्सएमएल। और ये हर बार बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट रहता है जब भी आप कोई भी स्प्रिंग का एप्लीकेशन बनाते हो। क्यों? ताकि हम डेटा को स्टोर कर पाए और उसको शेयर कर पाए, राइट। सो दिस इज ऑल्सो अ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन वेयर वी यूज एक्सएमएल। अब चलते हैं, एक और मैं एग्जांपल दिखाता हूँ तुमको, है ना। जो जब भी जो तुम्हारा सर्च इंजन होता है, तुम उस पर कुछ भी सर्च करते हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे बिंग हो, तो वो चीजों को सर्च करने के लिए भी किसका यूज करता है, एक्सएमएल का। लेकिन एक्सएमएल का वो किस तरह से यूज करता है, एज अ साइट मैप, ठीक है। मैं तुमको दिखाता हूँ क्या है। जैसे यहाँ पे तुम्हारे सामने एक वेबसाइट है जिसका नाम है xmlsitemaps.com, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ और तुमको यहाँ पे दिखाऊं तो देखो क्या लिखा हुआ है, क्रिएट एन एक्सएमएल साइट मैप दैट कैन बी सबमिटेड टू गूगल, बिंग एंड अदर सर्च इंजन टू हेल्प देम क्रॉल योर वेबसाइट बेटर। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो वेबसाइट है ना, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्च हो या ज़्यादा अपीयर हो लोगों को, ताकि वो उस लिंक पे क्लिक करें और आपकी वेबसाइट पे ज़्यादातर ट्रैफिक आए, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं साइट मैप्स का, राइट। और ये जो साइट मैप्स है, इसको डिज़ाइन करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, एक्सएमएल, ठीक है। अगर तुम अपनी वेबसाइट का साइट मैप बनाना चाहते हो तो हम लोग कौन सी वेबसाइट पे जाएंगे, xmlsitemaps.com। तो अभी तक हमने तीन यूजेस देखे कि एक्सएमएल की मदद से मैं एंड्रॉयड का जीयूआई है उसको मेंटेन करके रख सकता हूँ। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, जब भी मैं कोई स्प्रिंग एप्लीकेशन बनाता हूँ तो वहाँ पे मुझे एक्सएमएल की एक फाइल मिलती है हर बार, जो डेटा को स्टोर करती है और शेयर करती है। तीसरा, जो मेरे सर्च इंजन है वो किसका यूज करते हैं, एक्सएमएल साइट मैप्स का, ताकि वो क्या कर पाए, क्रॉल कर पाए या फाइंड कर पाए वेबसाइट को ज्यादा स्पीड के साथ और काफी आसानी से। फाइन, तो यहाँ पे कुछ रियल लाइफ यूजेज थे एक्सएमएल को लेके, आई होप तुम्हारे लिए क्लियर होंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं तुमको ये बता देता हूँ कि इस कोर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एकदम स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पूरा कंप्लीट एक्सएमएल हम लोग कंप्लीट करेंगे काफी ज्यादा आसान तरीके से। सो व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न? सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्सएमएल का बेसिक इंट्रो, कि है क्या, फुल फॉर्म क्या है, वगैरह वगैरह, छोटे छोटे पॉइंट्स में। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सएमएल के सिंटैक्सेस के बारे में, और फिर हम देखेंगे कि जो हम एक्सएमएल लिख रहे हैं वो सही है कि नहीं, इसको हम चेक कैसे करें। फाइन, उसी को मैंने लिखा है हाउ टू वैलिडेट एक्सएमएल। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू लुक कि जो एक्सएमएल है वो वेल फॉर्म्ड डॉक्यूमेंट कहलाता है। तो वेल फॉर्म्ड बने रहने के लिए कौन कौन से रूल्स को हमको फॉलो करना होगा, इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे।
आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ईच एंड एवरीथिंग दैट्स इन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर जो जो चीज़ होंगी उन सब के बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। फाइन। लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, एक्सपाथ। ठीक, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को हम लोग एक्सेस कैसे करते हैं एक्सएमएल के अंदर, उसको मैं पढ़ाऊंगा तुमको। ठीक है, मैं तुमको बताऊंगा एक्सएमएल के अंदर नेम स्पेसिस क्या होता है, XSLT क्या होता है, DTD क्या होता है, XSL क्या होता है। अब ये टॉपिक्स मेरे लिए कुछ नए होंगे, है ना, कुछ टिपिकल लग रहे होंगे, बट बिलीव मी दिस इज रियली 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 इजी फॉर यू गाइस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर बिना किसी देरी के। ओके, सो एक्सएमएल के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको एक बहुत ही सिंपल सा रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेके दिखाना चाहता हूँ, ताकि तुमको एक्सएमएल को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी मिले, राइट। सो जो टॉपिक है सबसे पहला वो हमारा ये है कि अगर आप डेटा को एक्सचेंज करना चाहते हो या क्या करना चाहते हो, डेटा कम्युनिकेशन, तो उसको करने के तरीके क्या हैं, राइट। इसको समझने से पहले जरा कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास एक आदमी ये है, ठीक, और मेरे पास एक और आदमी है, ठीक है। पहले का नाम है हेनरी और दूसरे का नाम है मार्क, राइट। मेरे पास दो लोग हैं, एक का नाम है हेनरी, एक का नाम है मार्क। अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों आपस में क्या करें, कम्युनिकेशन। ठीक, मैं चाहता हूँ कि हेनरी और मार्क दोनों आपस में क्या करें, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब डेटा को शेयर करना, है ना, और रिसीव करना एक दूसरे के साथ। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जो हेनरी है उसको 3 लैंग्वेजेस आती है, जो मार्क है उसको 3 लैंग्वेजेस आती है। हेनरी को जो लैंग्वेजेस आती है वो है हिंदी, इंग्लिश और जापानीज। मार्क को जो लैंग्वेज आती है वो है कोरियन, इंग्लिश और चाइनीज। अब अगर ये लोग किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहते हैं, डेटा को शेयर करना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं, तो वो कोई ऐसी लैंग्वेज में कर सकते हैं जो दोनों को समझ में आए, राइट, जो दोनों को आता हो, राइट। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो जो हेनरी है उसको भी इंग्लिश आता है, जो मार्क है उसको भी इंग्लिश आता है, राइट। तो ये दोनों बात किस फॉर्मेट में कर सकते हैं, इंग्लिश में, राइट। इसी को मैं क्या कहता हूँ, डेटा फॉर्मेट। तो अगर ये लोग डेटा को शेयर करना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो इनको कौन से डेटा फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा, इंग्लिश वाला, राइट। तो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों इंग्लिश में एक दूसरे से के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो कॉमन यहाँ पे डेटा फॉर्मेट क्या हो जाएगा, इंग्लिश। फाइन। लेकिन जब मैं तुमसे बात करता हूँ एप्लीकेशन की, ठीक, यहाँ पे मान लेते हैं मेरे पास दो एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन 1, एक एप्लीकेशन नंबर 2। अब मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये एप्लीकेशंस आपस में क्या करें, कम्युनिकेशन। तो तुमको क्या लगता है कि ये जो एप्लीकेशन है क्या हिंदी, इंग्लिश या कोरियन इन सबको यूज करके आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक, तो फिर ये कम्युनिकेशन करते कैसे, याद रखना, जितने भी एप्लीकेशन है, ठीक, वो एक दूसरे के साथ डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए, डेटा को शेयर करने के लिए, डेटा को रिसीव करने के लिए एक डेटा फॉर्मेट का यूज करते हैं, ठीक। और वो डेटा फॉर्मेट ऐसा होता है जो हर एप्लीकेशन समझता है। फाइन। जैसे हेनरी और मार्क को क्या आता था, इंग्लिश, वैसे यहाँ पे एप्लीकेशन को भी कुछ लैंग्वेजेस आती है, ठीक, जिसके थ्रू वो क्या कर पाते हैं, आपस में कम्युनिकेशन। और वही एक डेटा फॉर्मेट का मैं नाम तुमको बता रहा हूँ जो है XML, राइट। सो XML एक ऐसा डेटा फॉर्मेट है जिसकी मदद से एप्लीकेशंस आपस में क्या करती है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब डेटा को शेयर करना, डेटा को रिसीव करना। अब यहाँ पे खाली XML ही एक एग्जाम्पल नहीं है, यहाँ पे और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि जेसन या यामल। ये सारे वो फॉर्मेट है जिसको यूज करके एप्लीकेशंस आपस में क्या करती हैं, कम्युनिकेशन। ऑलवेज रिमेंबर, जहां जहां मैं कम्युनिकेशन कहूँ उसका मतलब डेटा को सेंड करना, डेटा को रिसीव करना, राइट। लेकिन हमारा जो ये कोर्स है इसमें हम लोग किसके ऊपर फोकस करने वाले हैं, XML के ऊपर, राइट। थोड़ा सा आगे चलते हैं और थोड़ा सा इसका बेसिक देख लेते हैं क्या है। अब देखो, व्हाट इज XML। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक्सएमएल क्या है, एक टेक्सचुअल डेटा फॉर्मेट। ऑब्वियस सी बात है डेटा फॉर्मेट है, क्यों, क्योंकि एप्लीकेशंस इसको यूज करती है डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज अ टेक्सचुअल डेटा फॉर्मेट विच एप्लीकेशन यूज्ड टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेट का मतलब सेंड करना और रिसीव करना डेटा किसी दूसरे एप्लीकेशन के साथ, ठीक। तो अगर एक से ज्यादा एप्लीकेशंस आपस में कम्युनिकेशन करना चाहती है, डेटा को एक्सचेंज करना चाहती है, तो वो एक कॉमन फॉर्मेट का यूज करती है, और उसी में एक एग्जाम्पल क्या है, XML। फाइन। अब दूसरे यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सएमएल का फुल फॉर्म। एक्सएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ओके, यू नीड टू रिमेंबर दिस, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। फाइन। अब यहाँ पे देखो क्या है कि जो एक्सएमएल है वो एक मार्कअप लैंग्वेज है। अब तुमको पता है जितनी भी मार्कअप लैंग्वेजेस होती है वो अपने अंदर क्या यूज करती है, टैग्स का। वो अपने अंदर क्या यूज करती है, टैग्स का। फाइन। लास्ट थिंग, एक्सएमएल जो है वो क्या करता है, वो डेटा को स्टोर करता है और फिर क्या करता है, उसको ट्रांसफर करता है किसी दूसरे एप्लीकेशन को।
मैंने बताया कि एप्लीकेशन अगर आपस में कम्युनिकेशन करना चाहती है तो एक डेटा को सेंड करेगा, दूसरा उसको रिसीव करेगा, राइट? वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ। अब जब यहाँ बात हो रही है मार्कअप लैंग्वेज की, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुमको HTML और XML के बीच में थोड़ा सा डिफरेंसेस बता दिया जाए। जैसे मैक्सिमम लोग HTML के साथ कंफर्टेबल होंगे, और तुमको पता होगा कि HTML जो है वो भी हमारा क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज, और जिसके अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, टैग्स का यूज करते हैं। सिमिलरली XML भी क्या है, मार्कअप लैंग्वेज, और इसके अंदर भी हम लोग क्या यूज करते हैं, टैग्स का। अब यहाँ पे फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो HTML है, इसके अंदर हम लोग किस तरह के टैग्स का यूज कर सकते हैं, प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड का मतलब बने बनाए टैग्स। फॉर एग्जाम्पल P टैग मतलब पैराग्राफ टैग, इनपुट टैग, टेबल टैग। इसके अलावा मैं खुद का कोई नया टैग नहीं बना सकता हूँ कि मैंने अपने चैनल का जो नाम है उसको यूज करके एक टैग बना दिया जिसका नाम है नाइलिटियन। ठीक, तो वो HTML में काम नहीं करेगा, क्योंकि HTML में हम लोग सिर्फ प्री डिफाइंड टैग्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ XML का, तो XML के अंदर हम लोग दो तरह के टैग्स का यूज करते हैं। पहला प्री डिफाइंड बने बनाए, और दूसरा यूजर डिफाइंड जो मैं खुद से बनाता हूँ। तो यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल में टैग्स लिखे हुए हैं, जहाँ पे जो XML है ये प्री डिफाइंड है, मतलब पहले से बना बनाया टैग। और बाकी जितना भी लिखा है चैनल, नाइलिटियन, फ्रेंड लिस्ट, और भी जितना तुम बनाना चाहो, ये सब क्या है, यूजर डिफाइंड। मतलब इसको कौन बनाता है, इसको मैं बनाता हूँ। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर होगा। अभी तक बिल्कुल सिंपल रखने की कोशिश की हूँ, कुछ भी अभी तक मैंने इसके अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं की है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अभी तक हमने देखा कि HTML और XML में डिफरेंसेस क्या है। HTML के अंदर हम लोग सिर्फ बने बनाए टैग्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन XML के अंदर हम लोग खुद के भी टैग बना सकते हैं। अब तुम्हारे सामने यहाँ पे एक एग्जांपल मैं लेके आया हूँ, जो मैंने XML को यूज करके बनाया है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने खुद का एक टैग बनाया है जिसका नाम है YouTube, राइट? और इसको मैं कहता हूँ रूट टैग। रूट टैग का मतलब सबसे पहला टैग। इसी के अंदर मैंने एक और टैग बनाया खुद से जिसको मैं कहता हूँ चैनल, राइट? और मैंने कितने चैनल्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, 2। ठीक, अब इस चैनल के अंदर मैंने खुद से टैग बनाया है नेम, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी और सब्सक्राइबर। ऑब्वियसली अभी इतने नहीं है, बट इन फ्यूचर आई होप जल्दी कवर हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरे चैनल मैंने किसका लिया है, कैरी मिनाटी, जो काफी ज्यादा पॉपुलर है, एवरीबॉडी नोज हिम फॉर रोस्टिंग, है ना? और आई थिंक सब्सक्राइबर इससे ज्यादा ही होंगे, मैंने बस समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया 26 मिलियन प्लस, वट एवर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैंने बताया कि जितने भी XML के डॉक्यूमेंट होते हैं उसके अंदर हम लोग प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड टैग्स से यूज कर सकते हैं। पर यहाँ पे जितने भी मैंने टैग्स को यूज किया है वो सब क्या है, यूजर डिफाइंड टैग्स। ठीक, यूट्यूब, चैनल, नेम, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, सब्सक्राइबर, ये सब टैग जो है वो क्या है, यूजर डिफाइंड, मतलब मैंने खुद से बनाए हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर तुम ध्यान से देखो तो मेरी फाइल का नाम क्या है, जो भी मैंने इसको कुछ नाम दिया है, मान लो मैंने दिया डेमो, उसके बाद मैंने क्या लगाया है, .xml। तो जितनी भी XML की फाइल है, जब भी आप उसको सेव करोगे तो फाइल का नाम लिखने के बाद क्या लिखोगे, .xml। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं XML वैलिडेटर के बारे में, कि XML वैलिडेटर होता क्या है। पहले मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, उसको पहले देख लेते हैं क्या है। अगर मैं वैलिडेट करना चाहता हूँ कि XML फाइल के अंदर जो भी मैंने कोड किया है, जो भी मैंने XML लिखा है, क्या वो सही है कि नहीं है, राइट? तो उसको वैलिडेट करने के लिए, उसको चेक करने के लिए मैं किसका यूज करता हूँ, XML वैलिडेटर का। ठीक, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम क्या कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं। हम लोग किसको वैलिडेट कर सकते हैं, अपनी XML की फाइल को, किसकी मदद से, XML वैलिडेटर की मदद से। एक XML वैलिडेटर क्या करता है, ये चेक करता है कि जो आपकी XML की फाइल है वो वेल फॉर्म्ड है कि नहीं। वेल फॉर्म्ड का मतलब उसके अंदर जितने भी सिंटैक्स हैं वो सही हैं कि नहीं। ठीक, अगर इसको मैं चेक करना चाहता हूँ तो मैं किसका यूज करता हूँ, XML वैलिडेटर। अब मैंने इससे पहले तुमको XML का कोड दिखाया था। अब अगर तुम चेक करना चाहो कि जो मैंने वो कोड दिखाया वो सही है कि नहीं है, या XML के सारे सिंटैक्सेस को मैंने सही से लिखा है कि नहीं लिखा है, तो उसके लिए मैं इस लिंक को तुमको रिकमेंड करूंगा कि तुम इस लिंक को यूज करो। ठीक है, और उसको चेक करो। ठीक है, इस ये सारे लिंक जो भी मैं इस वीडियो में तुमको बताऊंगा, ये सारे लिंक मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। बट एज ऑफ नाउ मैं इसको ओपन करता हूँ और फिर हम लोग देखते हैं। ओके, सो हम लोग आ गए हैं XML वैलिडेटर की वेबसाइट पे, फ्रॉम कोड ब्यूटीफाई। यहाँ पे हम लोग वैलिडेट कर सकते हैं कि जो भी अभी तक हमने XML पढ़ा है, या जो भी अभी तक हमने XML लिखा है, वो सही है कि नहीं है, राइट? अब जरा देखते हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ, तुमको अपना कोड दिखाता हूँ। राइट, दिस इज माई कोड। XML की फाइल है तो एंड में लगा हुआ है .xml, और यही वो सारे XML के कोड है जो मैंने तुमको अभी तक का पढ़ाए थे। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि जो भी तुमने लिखा है वो सही है कि नहीं सही है, ये तुम कैसे चेक करोगे, विद द हेल्प ऑफ XML वैलिडेटर।
तुमको सिंपली करना क्या है, ये जो भी XML का कोड है तुम इसको कर लो कॉपी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और इस वेबसाइट पे चले आना, ठीक है, जिसका नाम है कोड ब्यूटीफाई का XML वैलिडेटर। यहाँ पे उसी XML को तुम क्या कर देना, पेस्ट कर देना। राइट, सिर्फ इतना काम तुमको करना है। अब जैसे तुम नीचे आओ तो देखो तुमको ये क्या दे रहा है आउटपुट में, वैलिड XML, मतलब कि जो भी मैंने तुमको अभी तक XML लिख के दिखाया वो पूरा का पूरा एकदम सही था। राइट, इट इज़ अ वैलिड XML, मतलब इसके अंदर कोई भी गलतियां नहीं थी। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ गलतियां करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से इस तरह से हटाया, तुम लोग ध्यान से देखना नीचे, मैं इस तरह से यहाँ से सब्सक्राइबर्स को हटा रहा हूँ और नीचे मुझे क्या मिल गया, एरर। मतलब अब ये जो है XML, ये मेरा वैलिड XML नहीं है, ये ऑटोमेटिकली चेक कर रहा है सब। मुझे बार बार इस बटन पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो जो ऑटो है ऑटोमेटिकली ऑन है। फाइन। सो अगर तुम चेक करना चाहते हो कि जो भी तुम्हारा XML का डॉक्यूमेंट है या जो भी तुमने XML का कोड किया है वो एकदम सही है कि नहीं सही है, तो उसके लिए तुम क्या यूज़ करते हो, XML वैलिडेटर का यूज़ करते हो। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि जो मेरा XML वैलिडेटर है वो ये चेक करके बता रहा है कि मेरे XML का कोड सही है कि नहीं सही है, लेकिन वो मेरे XML के कोड को कैसे चेक कर रहा है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, XML सिंटैक्सेस और रूल्स फॉर राइटिंग XML। सो अभी तक हमने देखा कि जब भी हम XML को चेक करना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं कि हमारा XML सही है कि नहीं, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, XML वैलिडेटर का। और XML वैलिडेटर क्या क्या चीज़ों को देखता है मेरे XML के अंदर, वो आज हम लोग देखने वाले हैं। राइट, सो द टॉपिक इज XML syntaxes और द रूल्स विच वी नीड टू फॉलो वेन एवर वी आर राइटिंग आर XML। राइट, देखते हैं सबसे पहला रूल पहले हम लोग पढ़ते हैं। द वेरी फर्स्ट रूल इज दिस, द वेरी फर्स्ट रूल इन फ्रंट ऑफ यू इज दिस, रूट। राइट, सो जितने भी XML की फाइल है उनके अंदर एक रूट एलिमेंट प्रेजेंट होना कंपलसरी है। राइट, ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने एक ऐसा XML लिख दिया जिसके अंदर कोई भी रूट एलिमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने जो अभी एग्जांपल देखा था उसके अंदर जो हमारा रूट एलिमेंट था वो था यूट्यूब। ओके, सो यहाँ पे इस कोड को देखो, जो हमारा सबसे पहला रूल है किसी भी XML डॉक्यूमेंट का वो ये है कि XML की फाइल जब भी मैं लिखता हूँ तो उसके अंदर एक पेरेंट टैग होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे में पेरेंट टैग कौन है, यूट्यूब। और इसके अंदर जितने भी हैं उसको मैं क्या कहता हूँ, चाइल्ड टैग। राइट, जैसे यूट्यूब के कितने चाइल्ड हैं, दो चाइल्ड हैं, एक ये वाला चैनल है और एक ये वाला चैनल है। फाइन। सो जितने भी मेरे कंपोनेंट हैं सबको मैंने एक रूट टैग के अंदर रख दिया है जिसका नाम है यूट्यूब। सो सबसे पहला रूल क्या है कि जितने भी XML होने होते हैं उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, सबको मैं एक रूट टैग के अंदर रखता हूँ और ये कंपलसरी है। राइट, तो मैंने रूट टैग लगा के रखा है जिसका नाम है यूट्यूब, तो मुझे कह रहा है कि ये वैलिड है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ से रूट टैग को हटा देता हूँ और यहाँ से भी क्या करता हूँ, रूट टैग को हटा देता हूँ और थोड़ा सा जो स्पेस है इसको भी थोड़ा कम कर देता हूँ। राइट, अब देखो मुझे क्या कह रहा है कि ये क्या है, इनवैलिड XML। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल रूट मुझे मिल रहे हैं। हो सकता है कि ये भी रूट हो सकता है कि ये भी रूट हो, तो इसमें से रूट कौन सा है ये वो पहचान नहीं पा रहे हैं। राइट, सो द बेसिक रूल ऑफ राइटिंग इन XML, द वेरी फर्स्ट रूल इज कि जितने भी XML की फाइल है सबके अंदर एक रूट एलिमेंट होना कंपलसरी है, जो कि हमारे केस में जो कि हमारे केस में क्या था, यूट्यूब। राइट, यहाँ पे ये एक रूट टैग है यूट्यूब और जिसके अंदर मेरे क्या है, बाकी सारे चिल्ड्रंस हैं। फाइन, सो ओके, सो अब देखते हैं जो सेकंड रूल है हमारा। सेकंड रूल क्या है, XML प्रोलॉग। राइट, XML प्रोलॉग का मतलब आपके XML की फाइल में जो सबसे पहली लाइन रहती है ना उसको मैं क्या कहता हूँ, XML प्रोलॉग। और ये क्या होता है, ऑप्शनल, मतलब आप इसको लगा भी सकते हो, आप इसको चाहो तो नहीं भी लगा सकते हो। जैसे अभी जो मैंने तुमको अपना एग्जांपल दिखाया था XML के कोड का, उसके अंदर मैंने XML प्रोलॉग को नहीं लगाया था, लेकिन फिर भी जो मेरा XML था वो क्या था, वैलिड था। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने XML का एक लाइन लिख दिया है जो सबसे पहली लाइन रहती है। यहाँ पे मुझे बताता है जो मेरी फाइल है किस तरह की है, XML की फाइल है, कौन सा वर्जन मैं यूज कर रहा हूँ XML का, मान लो मैं यूज कर रहा हूँ 1.0 वर्जन। एनकोडिंग क्या है, UTF-8। राइट, ये चेंज हो सकता है, कोई कंपलसरी नहीं है कि UTF-8 ही आप हर बार लगाओ। सो ये जो इसको मैं कहता हूँ फर्स्ट लाइन। जितने भी XML के डॉक्यूमेंट तुम देखोगे उसमें जो सबसे पहली लाइन रहती है वो यही रहता है। राइट, और इसी को मैं क्या कहता हूँ, XML प्रोलॉग। मैं क्या करता हूँ ना, मैं इसी लाइन को जरा कॉपी करके और XML वैलिडेटर में पेस्ट करके दिखाता हूँ। तुमको वहां पे भी कोई एरर नहीं मिलेगा क्योंकि ये क्या है, ऑप्शनल। आप चाहो तो लगाओ, चाहो तो ना लगाओ।
की फाइल में सबसे पहली लाइन को इंक्लूड कर दिया है, जिसको मैं कहता हूँ XML प्रोलॉग। और ये अभी भी क्या है, मेरा वैलिड XML है, राइट। सो आई होप ये डाउट तुम्हारा क्लियर होगा। तुम चाहो तो इसको लगाओ, चाहो तो इसको। XML के सिंटैक्सेस और रूल्स की बात कर लेते हैं। सब तीसरा जो हमारा रूल है वो है टैग्स। कहने का मतलब ये है कि जितने भी XML की फाइल होती है उसके अंदर जितने भी टैग्स का मैं यूज़ करता हूँ, ज़्यादातर क्या होते हैं, कंटेनर टैग होते हैं। मतलब कि ओपन भी होंगे और क्लोज भी होंगे। तो जितने भी टैग आप ओपन करो, आप उस टैग को क्लोज भी करो, इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि XML के जो टैग्स होते हैं वो क्या होते हैं, केस सेंसिटिव। मतलब अगर आप स्मॉल में या कैपिटल में लिख दोगे तो वहाँ पे वो दोनों अलग अलग टैग की तरह ट्रीट होंगे। लेकिन अगर तुमको याद हो, तुम अगर HTML यूज़ करो तो वहाँ पे चाहे स्मॉल टैग लिख दो चाहे कैपिटल में लिख दो, दोनों एक ही तरह ट्रीट होता है भाई। तो यहाँ पे XML और HTML के बीच में एक और डिफरेंस हमको मिल गया कि जो XML है वो क्या है, केस सेंसिटिव है। जो HTML है वो मेरा केस सेंसिटिव नहीं है। फाइन। और जितने भी टैग्स हैं मुझे उसको क्या करना पड़ता है, इसके अंदर क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, अभी मैं इन सबका प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। एक बार जरा फटाफट इनके बारे में पढ़ लें। फिर मेरे पास क्या है, एट्रीब्यूट्स। मतलब कि अगर मैं जो भी वैल्यूज देता हूँ, है ना, किसी भी एट्रीब्यूट को, वो क्या होना चाहिए, कोटेड, डबल कोट्स के अंदर होना चाहिए। और जो नेस्टिंग है वो क्या होना चाहिए, प्रॉपरली होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ टैग से पहले आप बहुत ज़्यादा स्पेस दे दिए, या किसी टैग को कहीं ओपन किया, किसी टैग को कहीं पे बंद कर दिया। सो मैं इन तीनों को भी जरा एक ही बारे में बता देता हूँ, ताकि ये है मेरा XML, राइट। मैंने बताया कि जितने भी टैग्स होते हैं वो क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। मतलब अगर आप स्मॉल में लिखो फिर दूसरा टैग कैपिटल में लिख दो तो वहाँ पे आपको एरर मिल जाएगा। जरा ट्राई करते हैं देख के। मान लो मेरे पास एक टैग है यहाँ पे नेम, ठीक है, और मैं इसको क्लोज करता हूँ कैपिटल में, है ना। मैंने ओपन किया है स्मॉल में नेम लिख के, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ कैसे, कैपिटल में। देखो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, मुझे नीचे आने पर क्या मिल रहा है, इनवैलिड टैग, है ना। क्योंकि जो XML है उसके अंदर जितने भी टैग्स होते हैं सब क्या होते हैं, केस सेंसिटिव। अगर आप स्मॉल में लिखो या कैपिटल में लिखो तो दोनों अलग अलग टैग की तरह ट्रीट किए जाएंगे। फर्स्ट रूल, है ना, ये तो आपका क्लियर हुआ। दूसरा क्या था कि जितने भी टैग्स होते हैं अगर वो ओपन है तो मुझे उनको क्लोज भी करना है, तभी वो क्या माना जाएगा, वैलिड। अगर मैंने उनको क्लोज नहीं किया तो क्या हो जाएगा, इनवैलिड। फाइन। सो इतना तुमको समझ में आया होगा टैग के बारे में। जो हमने चौथा देखा था वो था एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब, मान लो मैंने इस नेम के अंदर इसको मैंने कुछ वैल्यूज दे दिया। मैं ट्राई करता हूँ इसको वैल्यूज देने का, लेट मी जस्ट ट्राई इट। अगर मैं किसी भी टैग को एट्रीब्यूट देना चाहता हूँ तो वो एट्रीब्यूट मैं हमेशा कहाँ पे लगाता हूँ, ओपनिंग टैग के अंदर। वो एट्रीब्यूट मैं हमेशा कहाँ पे लगाता हूँ, ओपनिंग टैग के अंदर। और ओपनिंग टैग के अंदर किस तरह से लगाते हैं मैं तुमको बताने जा रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। बहुत ही आसान है। जैसे HTML में तुम टैग के अंदर एट्रीब्यूट लगाते थे, वैसे यहाँ पर हम लोग टैग के अंदर एट्रीब्यूट को लगाएंगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लो मैंने लिखा ID, फिर मैंने डबल कोट्स लगाया, इसके अंदर क्या लिख दिया, इसको मैंने एक नाम दे दिया, मान लो A। ठीक, मैंने इसको एक नाम दे दिया जिसका नाम है A। अब यहाँ पे देखो मुझे क्या बता रहा है, वैलिड है। मतलब अगर मैं कोई भी एट्रीब्यूट का यूज़ करता हूँ और उसको कोई भी वैल्यू दूंगा तो किस में दूंगा, डबल कोट्स के अंदर। अगर मैं यहाँ से डबल कोट्स हटा दूँ तो मुझे क्या बता रहा है, इनवैलिड, राइट, क्योंकि मैंने रूल्स को फॉलो नहीं किया। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए कि जो भी टैग्स होते हैं वो क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। अगर कोई टैग ओपन है तो मुझे उसको क्लोज भी करना पड़ता है। अगर मैं किसी एट्रीब्यूट को यूज़ कर रहा हूँ तो जो भी मैं उसको वैल्यू देता हूँ वो हमेशा क्या होना चाहिए, कोटेड होना चाहिए, मतलब डबल कोट्स के अंदर होना चाहिए। आई होप इतना तुम्हारा क्लियर होगा। अब जो लास्ट, यहाँ पे हमने सारे सिंटैक्सेस को देख लिया। हमने देख लिया कि कंपलसरी हमको एक रूट एलिमेंट चाहिए होता है। फिर देखा कि XML फाइल के अंदर जो भी सबसे पहली लाइन होती है उसको मैं क्या कहता हूँ, XML प्रोलॉग। उसके बाद हमने देखा टैग्स। टैग्स अगर मैंने ओपन किया है तो क्लोज करना कंपलसरी है, और जितने भी टैग्स होते हैं सब क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। फिर हमने देखा अगर टैग्स के अंदर मैं एट्रीब्यूट्स देता हूँ तो उसकी जो भी वैल्यू रहती है वो क्या होना चाहिए, कोटेड, डबल कोट्स के अंदर। नेस्टिंग जो है प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अगर तुम कमेंट्स ऐड करना चाहते हो तो बिल्कुल सेम सिंटैक्स है जैसा ही तुम HTML के अंदर करते थे, राइट। यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको ध्यान रखना कि XML के अंदर वाइट स्पेसेस क्या होते हैं, प्रिजर्व्ड होते हैं, है ना। वाइट स्पेसेस क्या होते हैं, प्रिजर्व्ड होते हैं। इसका मतलब जैसे अगर तुम HTML के अंदर एक पैराग्राफ बनाए हो और तुमने पैराग्राफ के आगे या पीछे या एलिमेंट्स के बीच में बहुत सारा अगर तुमने स्पेस बार प्रेस कर दिया, या अगर तुमने स्पेस दे दिया और तुम उसको जाके अगर वेब पेज पे देखो तो वहां पे तुमको वो स्पेस नहीं दिखता है। तुमको खाली क्या दिखेगा, टेक्स्ट दिखेगा जिसके बीच में सिर्फ कुछ मिनिमम स्पेसेस रहेंगे। लेकिन अगर XML के अंदर तुम पैराग्राफ के वर्ड्स के बीच में खुद के हिसाब से स्पेस को बढ़ा के टाइप कर दो, हार्ड हार्ड कोड कर दो, तो कल को जाके अगर तुम उस फाइल को अपने वेब पेज पे देखोगे
तो जितना स्पेस तुम दिए होगे वही स्पेसेस तुमको कहाँ पे दिखेगा, तुम्हारे वेब पेज पे। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। बाकी सारे जितने भी रूल्स हैं आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। और अभी तक अगर मजा आ रहा है तो कमेंट करके बताओ कि मजा आ रहा है, राइट। ओके गाइस, सो अभी तक हमने काफी टॉपिक्स को कवर किया एक्सएमएल के अंदर काफी ज्यादा आसान तरीके से। अब एक्सएमएल के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग कहते हैं नेम स्पेसेस। और ये खाली एक्सएमएल के अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर तुम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख रहे हो जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, कुछ भी, तो उसमें भी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है नेम स्पेसेस। तो अगर तुम नेम स्पेसेस को आज यहाँ पे सीख जाते हो, तो कल को जाके अगर तुम कहीं और या किसी भी जगह इस टॉपिक को दोबारा पढ़ोगे तो चीज़ें तुमको ज़्यादा समझ आएगी, ज़्यादा क्लियर होगी, राइट। तो अब जरा मैं इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से बताता हूँ कि नेम स्पेस होता क्या है, और तुम समझने की कोशिश करना, राइट। देखो, मैं तुमको समझाता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग हैं, और दोनों का नाम क्या है, मार्क। ठीक है, ऐसा सोचो कि एक कमरा है जिसके अंदर दो लोग हैं, है ना। एक मैं भी आ गया उस कमरे में, तो मान लो तीन लोग हो गए। ठीक। अब मेरे अलावा जो दो लोग हैं उनका नाम क्या है, मार्क। दो लोग हैं जिनका जो नाम है वो क्या है, एकदम सेम है। अब तुमको क्या लगता है, जब यहाँ पे देखो मैं किसको बुलाऊंगा, मार्क को। मैं क्या कर रहा हूँ, जब भी मैं कॉल करूंगा मार्क को, तो कौन पलट के देखेगा, कौन पलट के देखेगा, ये दोनों एक ही वक्त पे पलट के देखेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का नाम क्या है, मार्क, राइट। ये दोनों आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि मैंने किस मार्क को बुलाया है। मैंने बगल वाले भाई साहब को बुलाया है कि जो मेरे सामने है मैंने इनको बुलाया है, राइट। तो अगर इस तरह के कन्फ्लिक्ट्स को मैं रोकना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा एलिमेंट है या कोई ऐसा टैग है जो कई बार मैंने यूज़ किया है और जिसका नाम एकदम सेम है, ठीक, और अगर मैं फिर भी उसको डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ दूसरे टैग से ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो, तो मैं किसका यूज़ करता हूँ, नेम स्पेस। दोबारा से बताता हूँ, समझना। एक रूम है मेरे पास, उसके अंदर दो आदमी हैं, दोनों का नाम क्या है, सेम है ना, मार्क मार्क। तो जब भी मैं मार्क को बुलाऊंगा, मान लो मैं इन भाई साहब को बुला रहा हूँ, इस वाले भाई साहब को, है ना, तो जब भी मैंने मार्क को कॉल किया तो दोनों साथ में मुड़ के देखेंगे, राइट, दोनों साथ में मुझे रिस्पॉन्स देंगे, क्योंकि दोनों को समझ में नहीं आएगा मैंने कौन से मार्क को बुलाया है, राइट। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं किसका यूज करता हूँ, नेम स्पेस। अच्छा, यहाँ पे नाम में प्रॉब्लम आ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेम कॉन्फ्लिक्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेम कॉन्फ्लिक्ट। मतलब अगर सेम नाम के दो लोग हैं, जब भी आप किसी भी डेटा को एक्सेस करते हो एक नाम से, तो आपके सामने क्या आ जाएगा, दोनों रिस्पॉन्स आ जाएगा जो कि आप नहीं चाहते हो, राइट। इसको मैं क्या कहता हूँ, नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट। तो अब नेम स्पेस कहता क्या है, नेम स्पेस ये कहता है कि जैसे मान लो तुम्हारे पास दो डेटा है या दो आदमी हैं जो सेम नाम के हैं, तो तुम क्या करो ना, इन दोनों को एक एक निक नेम दे दो, ठीक है। और निक नेम ऐसा देना जो कि अलग अलग हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक ये मेरा मार्क है, ठीक है, मैंने इनको नाम दे दिया मार्क वन, कि जब भी मैं मार्क वन बुलाऊंगा तो ये भाई साहब मुझे रिप्लाई देंगे। दूसरा मैंने इनको एक निक नेम दे दिया, मान लो मार्क टू, ठीक। मैंने दो सेम नाम के लोगों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक निक नेम दे दिया जिसको मैं कहता हूँ मार्क वन या मार्क टू। अब जब भी मैं मार्क टू बुलाऊंगा तो मुझे कौन रिस्पॉन्स देगा, ये सेकंड वाला बंदा। जब भी मैं मार्क वन बुलाऊंगा तो मुझे कौन रिस्पॉन्स देगा, पहला वाला बंदा, राइट। तो इसी को मैं क्या कहता हूँ, नेम स्पेसेस। इसी को मैं क्या कहता हूँ, नेम स्पेसेस। नेम स्पेसेस का मतलब अगर कोई मेरे पास ऐसा डेटा है जिनके नाम क्या है, सेम, तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं उसको एक अलग नाम दे देता हूँ, राइट, या एक अलग सेक्शन में रख देता हूँ ताकि मैं उनको क्या कर पाऊँ, डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ, राइट। आई होप तुमको नेम स्पेस समझ में आया होगा, बहुत ही आसान तरीके से बताया हूँ। यहाँ पे देखो एक डेफिनेशन भी लिखा हुआ है कि अगर मैं अवॉइड करना चाहता हूँ, क्या अवॉइड करना चाहता हूँ, नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, किसके अंदर, एक्सएमएल के अंदर, तो मैं क्या करता हूँ, नेम स्पेसेस का यूज करता हूँ, ठीक है। ensuring that elements and attributes with the same name but different meanings can coexist within the same document। अब यहाँ पे देखो ये दोनों भाई एक ही रूम में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने उनको नेम स्पेसेस दे दिया है अलग अलग, इनको दे दिया मार्क वन, इनको दे दिया मार्क टू, राइट। सो अगर मैं नेमिंग कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना चाहता हूँ तो मैं किसका यूज करता हूँ, नेम स्पेस। इतना तुमको समझ में आया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पे, जरा देखते हैं। ये देखो XML नेम स्पेसेस, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पहले इसको पढ़ते हैं फिर थोड़ा सा प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा इसका। नेम स्पेस मैं किस लिए यूज करता हूँ, याद हो गया होगा, नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। दूसरा, अगर मैं सेपरेट करना चाहता हूँ दो टैग को जिनका जो नाम है वो क्या है, सेम है, लेकिन जो डेटा है वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक, एक ही XML फाइल के अंदर, तो मैं किसका यूज करता हूँ, नेम स्पेस का यूज करता हूँ, फाइन।
दो टैग जिनके अंदर डेटा अलग अलग है, अगर उनको मैं डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ तो किसका यूज करता हूँ, नेम स्पेसेस। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप XML नेम स्पेस बनाना चाहते हो तो आप कौन से एट्रीब्यूट का यूज करते हो, XML NS। NS का मतलब नेम स्पेस, राइट। अगर आप XML के अंदर नेम स्पेस बनाना चाहते हो तो आप क्या यूज करते हो, XML N और S, राइट। ये एक एट्रीब्यूट है। और किस तरह से हम लोग लिखते हैं, ये है सिंटैक्स। सबसे पहले हम लिखते हैं XML NS कोलन अपने नेम स्पेस का नाम, और फिर मैं यहाँ पे कुछ एक उसको वैल्यू दे देता हूँ। मैं इसको एग्जांपल से बताऊंगा, तुमको समझ में आ जाएगा कि ये URI नेम स्पेस क्या होता है। ठीक है, बस अभी के लिए तुम ये जानो URI का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, राइट। अब मैं इनका जरा एग्जांपल्स दिखाता हूँ, तुमको चीजें बहुत ही आसानी से क्लियर होगी। यहाँ पे देखो, अभी तक तुमने इस कोड को देखा है, राइट। इस कोड पे तुमने काम किया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम देखो क्या है। मान लो मैंने कहा कि मैं चैनल को एक्सेस करना चाहता हूँ, ठीक है, या मैं चैनल को मैंने कॉल किया, तो तुमको क्या लगता है कौन सा चैनल मुझे रिस्पॉन्स देगा? ये दोनों चैनल मुझे रिस्पॉन्स दे देंगे, राइट। अगर मैंने चैनल को कॉल किया तो ये दोनों चैनल मुझे रिस्पॉन्स दे देंगे, क्योंकि दोनों का जो टैग वो देखो सेम है। ये भी चैनल है, ये भी चैनल है। लेकिन अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एक अलग नाम दे दूँ, इसको एक अलग नाम दे दूँ, तो जब भी मैं उस नए नाम से बुलाऊं तो जिसका वो नाम हो सिर्फ वही मुझे रिस्पॉन्स दे, दूसरा वाला मुझे रिस्पॉन्स ना दे, तब मैं किसका यूज करता हूँ, XML नेम स्पेसिस का। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, दोबारा बताता हूँ। अगर मेरे पास सेम टैग्स हैं, जैसे यहाँ पे चैनल और चैनल, अगर मैंने चैनल को कॉल किया तो ये दोनों मुझे रिस्पॉन्स दे देंगे, जो कि गलत है ना। मान लो मैं नाइलिटियन को कॉल करना चाहता था, लेकिन यहाँ पे नाइलिटियन और कैरिमिनाटी दोनों चैनल मुझे रिस्पॉन्स दे दिए, है ना, तो ये तो गलत है। मैं जिसको बुला रहा हूँ वही मेरे पास आना चाहिए। तो इसको मैं कहता हूँ नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट। इसको मैं क्या कहता हूँ, नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट। और नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, नेम स्पेसिस का। किसका यूज करते हैं, नेम स्पेसिस का। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बढ़िया। अब आगे चलते हैं। देखो, ये देखो तुम्हारे सामने एक एग्जांपल है। अब तुम इसको पहचान पा रहे हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, XML का प्रोलॉग। ये मेरा पेरेंट टैग है यूट्यूब, और इसके अंदर जितना भी ये सब चाइल्ड है। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ चीजें ऐड किया है। यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो, सबसे पहला लाइन देखो यहाँ पे क्या है, XML NS। अगर मैं नेम स्पेस बनाना चाहता हूँ, मैं किसका यूज करता हूँ, XML NS का। सबसे पहला मैंने नेम स्पेस क्या बनाया है, टेक नाम का। सबसे पहला मैंने नेम स्पेस क्या बनाया है, टेक नाम का। और मैंने यहाँ पे एक URL दे दिया है जहाँ पे वो सारी चीजें प्रेजेंट रहेगी एज ऑफ नाउ। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखो कि जो मैंने सेकंड नेम स्पेस बनाया उसका नाम मैंने क्या रखा है, एंटरटेनमेंट, राइट। और वहां पे मैंने कुछ लिंक प्रोवाइड कर दिया सिर्फ समझने के लिए, राइट। तो अगर मैं नेम स्पेस बनाना चाहता हूँ, पहली चीज मुझे क्लियर हुआ कि मैं किसका यूज करता हूँ, मैं यूज करता हूँ XML NS एट्रीब्यूट का, और फिर उसके बाद क्या देता हूँ, नाम। तो जो सबसे पहला मैंने नेम स्पेस बनाया वो है टेक। सबसे पहला जो मैंने नेम स्पेस बनाया उसका नाम क्या है, टेक। दूसरा जो मैंने नेम स्पेस बनाया दूसरा जो मैंने नेम स्पेस बनाया उसका नाम क्या है, एंटरटेनमेंट। तो पहला हो गया मेरा टेक, दूसरा क्या हो गया, एंटरटेनमेंट। फाइन। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब जितने भी मेरे टैग्स हैं, है ना, जैसे यहाँ पे कंफ्लिक्ट किसके बीच में आ रहा था, चैनल टैग के बीच में कंफ्लिक्ट आ रहा था। अब जो मेरा चैनल है नाइलिटियन, है ना, तो इसके ऊपर मैं टेक से रिलेटेड सारे वीडियोस बनाता हूँ, प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल से रिलेटेड बनाता हूँ, तो मैंने अपने चैनल्स को एक नाम दे दिया, टेक। ठीक। तो जब जब मैं टेक बुलाऊंगा, टेक टेक डॉट चैनल, तो कौन सा चैनल आएगा, मेरा वाला चैनल, ठीक है, जिसके अंदर मैं टेक्नोलॉजी पढ़ाता हूँ। तो वहां पे एंटरटेनमेंट वाला नहीं आएगा। लेकिन जब मैं कॉल करूंगा एंटरटेनमेंट डॉट चैनल, तब कौन सा आएगा, एंटरटेनमेंट वाला, और ये मुझे रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो यहाँ पे देखो मैंने अपने चैनल को कौन से नेम स्पेस के अंदर रख दिया है, टेक। तो जितने भी टैग हैं सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया, नेम स्पेस का नाम और कोलन, और मैंने कुछ भी नहीं किया। चाहे ओपनिंग टैग हो चाहे एंडिंग टैग हो, सबके नाम से पहले मैंने क्या लगा दिया है, अपने नेम स्पेस का नाम, और फिर क्या लगा दिया है, कोलन। इसी तरह से नीचे वाला देखो, यहाँ पे मैंने कौन सा नेम स्पेस यूज किया, एंटरटेनमेंट, क्योंकि एंटरटेनमेंट का चैनल है। और उसके बाद मैंने क्या लगाया, कोलन। ठीक। और उसके बाद जो मेरे टैग का नाम था, एज इट इज। सो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा कि अगर तुम नेम स्पेस का यूज करते हो तो कैसे करते हैं, और नेम स्पेसेस की ज़रूरत क्या है, राइट। अगर इतना समझ में आ रहा है तो लाइक करो वीडियोस को, है ना, लाइक करो और कमेंट करो कि भैया समझ में आ रहा है, राइट, समझ में आ रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और मैं बता रहा हूँ चीज़ें तुमको इतनी आसान तरीके से क्लियर होगी कि मज़ा आ जाएगा तुमको, राइट। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको हम लोग काफ़ी ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे, राइट। सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
स्टार्ट करते हैं DOM, राइट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, DOM का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, राइट। DOM का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर तुम वेब डेवलपमेंट पढ़े हो तो उसमें जावा स्क्रिप्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और उसके थ्रू हम लोग डोम को एक्सेस करते हैं, राइट, जिसको हम लोग कहते हैं जावा स्क्रिप्ट डोम। ठीक है, तो अगर वो नहीं भी समझ में आया होगा तो अभी तुमको क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान तरीके से बता दूंगा मैं। डोम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, राइट। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? मेरी फाइल। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? मेरे टैग्स और एलिमेंट जो मेरे फाइल के अंदर है। मॉडल का मतलब क्या है? लेआउट और स्ट्रक्चर जो मुझे दिखेगा मेरे वेब पेज पे, राइट। तो डॉक्यूमेंट का मतलब फाइल, उसके अंदर जो भी टैग्स और एलिमेंट है उसको मैं क्या कहता हूँ? ऑब्जेक्ट। और मॉडल का मतलब पूरा लेआउट और स्ट्रक्चर, राइट, जो मैं बनाया हूँ अपनी फाइल के अंदर, इन सबको इंक्लूड करके। अच्छा, अब जो भी मेरा डॉम है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये मुझे क्या बताता है? मेरे एक्सएमएल फाइल का कंटेंट, राइट, या एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट का कंटेंट कौन से व्यू में? ट्री व्यू में, राइट। कौन से व्यू में? ट्री व्यू में। अभी के लिए ये दोनों पॉइंट कुछ समझ में आ रहे हैं, हल्का फुल्का आ रहा होगा, तो मैं तुमको कोड दिखाता हूँ और फिर उससे तुमको बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा, राइट। इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड किया, राइट। तुम इस पे क्लिक करना हो तुम वहाँ पहुंच जाओगे। वैसे भी ये सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और मैं रिकमेंड करता हूँ तुम इन्हीं लिंक्स पे जाओ ताकि चीज़ों को तुम बहुत ही आसान तरीके से समझ पाओ जो मैं कहना चाहता हूँ, राइट। तो मैं इसको पहले प्रैक्टिकली बताता हूँ और फिर आके इसको दोबारा से पढ़ते हैं तो चीज़ें तुमको बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से क्लियर हो जाएगा, राइट। सो लेट्स मूव टू, राइट। मैंने तुमको जो लिंक दिया था, जब तुम उस पर क्लिक करोगे तो तुम यहाँ पे आ जाओगे और इस वेबसाइट का नाम है जेसॉन फॉर्मेटर। नाम पे मत जाना, ये एक्सएमएल को भी फॉर्मेट करता है। यहाँ पे तुम एक्सएमएल के साथ कई सारी चीज़ें कर सकते हो। एक्सएमएल डोम बताने से पहले मैं तुमको कुछ बेसिक बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो, मैं गलती से यहाँ पे मैं टाइप करना चाहता था google.com, लेकिन यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया शायद google.com, तो मेरे सामने एक नया आ गया सर्च इंजन, राइट, जिसका नाम है मुजैक, राइट। जो भी है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम किसी भी एक वेबसाइट को ओपन कर लेना। अब तुमको पता है कि अगर तुम किसी भी वेबसाइट का HTML देखना चाहते हो तो उसके दो तरीके हैं। क्या है? तुम राइट क्लिक करो, ठीक, तुम राइट क्लिक करो, या तो तुम किस पे क्लिक कर दो? पेज सोर्स पे, या तो किस पे क्लिक करो? इंस्पेक्ट पे, है ना। अगर तुम किसी भी वेबसाइट का सोर्स कोड देखना चाहते हो तो तुम्हारे पास दो तरीके हैं, या तो तुम व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करो या तो इंस्पेक्ट पे। मैं कहता हूँ कि तुम किस पे क्लिक करो? इंस्पेक्ट पे। मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, तुम किस पे क्लिक करो? इंस्पेक्ट पे। राइट क्लिक करना, किस पे क्लिक करना? इंस्पेक्ट। जैसे तुम इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का तुम्हारे सामने एक स्क्रीन आ जाएगा, राइट। यहाँ पे तुमको क्या दिखेगा? HTML, राइट। वो सारे HTML दिखेंगे, वो सारे टैग्स दिखेंगे जिसको यूज करके ये हमारा एक वेब पेज तैयार किया गया है। अब यहाँ पे देखो ये इस तरह का कुछ है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये मेरा कोलैप्स हो जाएगा। मैं क्लिक करता हूँ, है ना। इस पे क्लिक करूँ तो ये भी बंद हो जाएगा। दोबारा क्लिक करूँ तो क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। इस पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो जा रहा है? ओपन हो जा रहा है। तो इसको मैं क्या कहता हूँ? इसको मैं कहता हूँ ट्री व्यू। ट्री व्यू का मतलब एक के अंदर एक के अंदर एक, है ना। ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, ये सब चाइल्ड है ना। फिर उसके अंदर भी चाइल्ड आएगा जो भी है, राइट। तो इसको मैं क्या कहता हूँ? ट्री व्यू, ठीक। ये किसका ट्री व्यू है? ये ट्री व्यू है मेरा किसका? HTML का। ये किसका ट्री व्यू है? HTML का, राइट। ये मेरा HTML का ट्री व्यू है। तो इसको मैं क्या कहता हूँ? ये है डोम। ये क्या है? डोम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अगर मैं किसी भी प्रोग्रामिंग, किसी भी लैंग्वेज को, फॉर एग्जांपल मार्कअप लैंग्वेज को एक ट्री व्यू में रिप्रेजेंट कर दूं तो उसको मैं क्या कहता हूँ? डोम, है ना। जिसको मैं चाहूँ तो ओपन भी कर सकता हूँ, जिसको मैं चाहूँ तो क्लोज भी कर सकता हूँ। अब यही चीज मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इस वेबसाइट पे आता हूँ, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है XML, यहाँ पे लिखा हुआ है XML। जब भी तुम इस पे क्लिक करोगे XML ट्री, जब भी तुम किस पे क्लिक करोगे? XML ट्री, तो ये तुम्हारे सामने क्या बना के दे देगा? एक डोम बना के दे देगा। किसका डोम बना देगा? XML का। अब यहाँ पे देखो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम क्या है? यूट्यूब। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो मुझे बता रहा है यूट्यूब के अंदर कितने चैनल है? दो चैनल है, ठीक। दोनों चैनल में से पहला वाला जो है वो क्या है? मेरा वाला नाइलिटियन। दूसरा वाला कौन सा है? कैरी मिनाटी, राइट। तो इसको मैं क्या कहता हूँ? ट्री व्यू, है ना। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, इसको मैं क्या कहता हूँ? ट्री व्यू। एक के अंदर एक के अंदर एक, देख रहे हो। इसी को मैं क्या कहता हूँ? नेस्टिंग। इसको कई बार मैं क्या कहता हूँ? नेस्टिंग। तो अगर मैं किसी भी मार्कअप लैंग्वेज को एक ट्री व्यू में दिखा दूं तो मैं उसको क्या कहता हूँ? डोम। मैं उसको क्या कहता हूँ? डोम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये किसका डोम है? ये है XML का डोम। इससे पहले जो हमने देखा था वो किसका डोम था? वो था HTML का डोम। सो आई होप तुमको समझ में आया होगा कि डोम है क्या। अब जो पॉइंट्स मैंने PPT में लिखे हैं बहुत ही आसान तरीके से लिखा हुआ हूँ, जरा मैं उसको समझाता हूँ। अच्छा, एक चीज और बता दूं,
कि ये जो डोम है इसकी मदद से मैं किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ। कैसे करेंगे आगे देखते हैं। अभी के लिए बस ये जानो जो डोम होता है वो क्या होता है, किसी भी मार्कअप लैंग्वेज का एक ट्री व्यू, है ना। इससे पहले हमने देखा था उस वेबसाइट का जहाँ पे हमने देखा था HTML का ट्री व्यू जिसको मैं कहता था HTML डोम। यहाँ पे हमने क्या देखा, XML का ट्री व्यू, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, XML का डोम। राइट, अब थोड़ा सा जरा पॉइंट्स पढ़ते हैं, पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसको हम लोग पढ़ते हैं ताकि चीजें हमको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए जो हमने अभी देखा। राइट, वही पॉइंट मैं जरा फटाफट रिवाइज कराता हूँ। डोम का फुल फॉर्म क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट का मतलब होता है फाइल, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है टैग्स और एलिमेंट। राइट, मॉडल क्या होता है, लेआउट और स्ट्रक्चर आपके वेब पेज का। अब जो डोम है वो क्या बताता है, मेरे एक्सएमएल की फाइल के अंदर का जो भी कंटेंट है, मैं जो भी एक्सएमएल फाइल के अंदर लिखूंगा उसको कौन से व्यू में दिखाएगा, ट्री व्यू में। अब देखो ये पॉइंट क्लियर हो रहा है ना कि डोम क्या होता है, ट्री व्यू। किसका ट्री व्यू, आप एक्सएमएल या एचटीएमएल की फाइल के अंदर जो भी कंटेंट लिखोगे उसका। राइट, जो भी आप कंटेंट लिखोगे एक्सएमएल या एचटीएमएल की फाइल के अंदर उसका जो भी ट्री व्यू होता है वो क्या होता है, डोम। राइट, अब जो डोम है वो क्या है, एपीआई। ब्राउजर में पहले से पढ़ा रहता है। एपीआई का मतलब एप्लीकेशन इंटरफेस। राइट, एप्लीकेशन इंटरफेस। अब यहाँ पे देखो जितने भी वेब पेज होते हैं सब क्या यूज करते हैं, डोम एपीआई का, है ना, ताकि जितने भी एलिमेंट है वेब पेज के उसको हम लोग एक्सेस कर सकें। अगर मैं बात करूँ HTML की तो उसमें एक कॉन्सेप्ट होता था जावा स्क्रिप्ट डोम। तो अगर तुम HTML में किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो डोम की मदद से तो तुम क्या यूज करते थे, जावा स्क्रिप्ट। अगर तुम XML में करना चाहते हो तो हम लोग यूज करेंगे एक्स पाथ का, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। राइट, तो अभी इसमें कंफ्यूज मत होना। एक्सएमएल को डोम में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने ये लिंक दिया और मैं इसको ओपन करके दिखा चुका हूँ। तो फटाफट एक लाइन में बताता हूँ, व्हाट इज अ डोम। डोम इज नथिंग बट अ ट्री व्यू, है ना। आपके एक्सएमएल या आपके एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का क्या होता है, ट्री व्यू होता है, जिसको आप चाहो तो ग्रो भी कर सकते हो, आप चाहो तो उसको श्रिंक भी कर सकते हो। फाइन, ओके, आई होप यहाँ पे तुमको क्लियर होगा। अगर डोम क्लियर है तो जस्ट कमेंट आउट, है ना, कमेंट करो कि सर डोम क्लियर हो गया। राइट, अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो तुमको नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, आई विल ट्राई टू कीप इन माइंड दोस पॉइंट, और मैं उसको अगला जब भी कोई कॉन्सेप्ट मैं इंट्रो करूंगा यूट्यूब पे तो मैं उसको ध्यान से बताऊंगा अच्छे से। राइट, सो जस्ट कमेंट इट। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि एक बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है। राइट, एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। जस्ट अ मिनट, मैंने गलती से क्लिक कर दिया इस पे, लेट मी जस्ट मिनिमाइज इट। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्स पाथ। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेहतरीन, सबसे आसान और काफी ज्यादा मजेदार टॉपिक है एक्स पाथ। इसके साथ हम लोग थोड़ा सा खेलेंगे और समझेंगे कि एक्स पाथ होता क्या है। अभी अगर मैं तुमको आसान से बताऊं, जैसे एक्स पाथ क्या है, एक क्वेरी लैंग्वेज है। एक्स पाथ क्या है, एक क्वेरी लैंग्वेज है जिसकी मदद से मैं XML के डॉक्यूमेंट के अंदर क्या करता हूँ, नेविगेट करता हूँ। एक्स पाथ एक क्वेरी लैंग्वेज है जिसकी मदद से मैं क्या करता हूँ, XML डॉक्यूमेंट के अंदर नेविगेट करता हूँ, मतलब एलिमेंट से एलिमेंट तक मैं जा सकता हूँ। मैं किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ, किसी भी एलिमेंट के अंदर कोई भी चेंजेस कर सकता हूँ। ये सब अगर मैं करना चाहता हूँ तो मैं किसका यूज करता हूँ, एक्स पाथ का। अब इससे पहले मैंने तुमको पढ़ाया था डोम। डोम का मतलब XML डॉक्यूमेंट का ट्री व्यू, है ना। और उस ट्री व्यू के अंदर से अगर आप किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो, प्रिंट करना चाहते हो, तो तुम किसका यूज करोगे, एक्स पाथ का। राइट, किसका यूज करेंगे, एक्स पाथ का। तो सबसे पहला पॉइंट, एक्स पाथ क्या होता है, क्वेरी लैंग्वेज जिसकी मदद से मैं XML डॉक्यूमेंट के अंदर क्या करता हूँ, नेविगेट करता हूँ। ठीक, इसकी मदद से मैं क्या फाइंड करता हूँ, नोट्स। अच्छा, एक और पॉइंट, जो भी हमारा डोम होता है, जो भी हमारा डोम होता है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं ना उनको मैं क्या कहता हूँ, नोड्स। जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको मैं क्या कहता हूँ, नोड्स। राइट, तो अगर मैं किसी भी नोड्स को या किसी भी एलिमेंट को फाइंड करना चाहता हूँ किसके अंदर, XML डॉक्यूमेंट के अंदर, तो मैं किसका यूज करता हूँ, एक्स पाथ का। वही चीज, मैं किसी भी एलिमेंट को, किसी भी नोड को एक्सेस कर सकता हूँ किसकी मदद से, एक्स पाथ की मदद से। इतना समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। अब जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि एक्स पाथ को बनाया किसने, एक्स पाथ को बनाया किसने, W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। इन्होंने क्या बनाया, एक्स पाथ को बनाया। अब जरा समझते हैं, यहाँ पे देखो मैंने एक लिंक प्रोवाइड किया है, डिस्क्रिप्शन में सारे रहेंगे। हम लोग इसको क्लिक करते हैं और जरा देखते हैं कि एक्स पाथ होता क्या है। राइट, सो लेट मी जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक रियल क्विक। लेट मी जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक। राइट, मैंने लिंक, ओके, सो फाइनली यहाँ पे हमारी वेबसाइट लोड हो चुकी है। और मैंने इसके अंदर क्या किया था ना, जैसे तुमने यहाँ पे देखो, अगर इधर के साइड देखो, ये जो XML का कोड है, ये जो XML का कोड है इससे पहले तुम देख चुके हो। राइट, नेम स्पेस वाले लेक्चर में तुम इस कोड को देख चुके हो, तो तुमको इस कोड के बारे में सब कुछ पता है कि है क्या क्या। अब मैं तुमको ये बताता हूँ कि एक्स पाथ की मदद से मैं क्या करता हूँ, किसी भी नोड को एक्सेस कर सकता हूँ। राइट, अब मुझे पता है अगर मैं इसको वेब पेज में ओपन करूंगा
तो इसका एक ट्री व्यू बन जाएगा जिसको मैं कहता हूँ डोम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, राइट। अगर मैं किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं किसका यूज करता हूँ, एक्सपाथ का। एक्सएमएल के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए मैं किसका यूज करता हूँ, एक्सपाथ का। अब यहाँ पे जो देखो ऊपर स्पेस दिया है ना, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, एक्सपाथ। देखो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले मैं क्या लगाता हूँ, फॉरवर्ड स्लैश। सबसे पहले क्या लगाता हूँ, फॉरवर्ड स्लैश। अब कह रहा है कि एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर आप कोई ऑब्जेक्ट का नाम तो दो। तो मान लो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का नाम देता हूँ जिसका नाम है यूट्यूब। ठीक, मैंने सिर्फ इतना लिखा, मैंने लिखा यूट्यूब। ठीक, यहाँ पे देखो मुझे कुछ आउटपुट मिल गया, है ना। जितना भी कंटेंट था मुझे सब मिल गया, जैसे नाइलिटियन चैनल के बारे में, कितने सब्सक्राइबर हैं, फिर कैरी मिनाटी के चैनल उसके बारे में, है ना, किस टाइप का चैनल है और कितने सब्सक्राइबर है, तो सब कुछ मुझे मिल गया। अब मान लो कि मैं चैनल को चाहता हूँ, मैं खाली चैनल का डेटा चाहता हूँ अलग अलग, तो मैं क्या लिखूंगा, फॉरवर्ड स्लैश। मुझे बता दो यूट्यूब के अंदर जितने भी मैंने चैनल बना के रखे हैं उसके बारे में, तो मैंने क्या लिख दिया, चैनल, जो कि है टैग का नाम। अब देखो वही चीज हो रहा है जो मैंने बताया था नेम स्पेस में, कि मैंने टाइप किया यूट्यूब फॉरवर्ड स्लैश चैनल, मैंने चैनल को बुलाया। तो यहाँ पे कितने चैनल आ गए तुम्हारे सामने, दो चैनल, एक नाइलिटियन और एक कैरीमिनाटी। इसी को मैं क्या कहता हूँ, नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे देखो चैनल टैग और चैनल टैग, तो जब भी मैं चैनल बुला रहा हूँ तो दोनों मुझे रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ठीक, अब मान लो मैं किसी एक को बुलाना चाहता हूँ तो मैं किसका यूज करूंगा, नेम स्पेस का यूज करूंगा। कैसे नेम स्पेस का यूज करेंगे, देखो अगर मैं अपने चैनल को बनाना चाहता हूँ तो मैंने उसको नाम क्या दिया है, टेक, राइट। तो मैं देखो मैं करता क्या हूँ, मैं इस चैनल को यहाँ से हटा दूंगा और मैं लिखूंगा कि मुझे कौन सा चैनल दे दो, मुझे दे दो टेक डॉट, यहाँ पे लिखते हैं जरा चैनल, सर ऐसे लिखते हैं, लेट मी जस्ट चेक इट, टेक डैश चैनल, इज दिस द वे टू, नो नो नो, आई थिंक आई जस्ट फॉरगॉट इट। चैनल, कौन सा चैनल दे दो, टेक वाला चैनल दे दो, चैनल डॉट टेक, आई थिंक चैनल डॉट टेक। ओके, इट्स नॉट वर्किंग, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। मैं यहाँ पे सर लिख के रखा हूँ, लेट मी जस्ट क्रॉस वेरीफाई। ओके ओके ओके, मैं कोलन लगाता हूँ। तो मैं गलती क्या कर रहा था, देखो अगर मैं किसी भी चैनल को उसके नेम स्पेस के नाम से एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखता हूँ, सबसे पहले नेम स्पेस का नाम जो कि है टेक, फिर मैं क्या लगाता हूँ, कोलन, फिर मेरे चैनल का नाम। तो मान लो मैंने कहा, ऐसे ही लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया चैनल। तो मुझे कौन सा चैनल दे दो, मुझे ऐसा चैनल दे दो जिसका नेम स्पेस क्या है, टेक। तो ये मुझे क्या दिया, नाइलिटियन। अब इसी तरह से अगर मैं इसको चाहता हूँ कैरी मिनाटी के चैनल को एक्सेस करना, तो उसके नेम स्पेस का नाम क्या है, एंटरटेनमेंट, राइट, एंटरटेनमेंट। तो अब मुझे कौन सा चैनल ही रिटर्न कर दिया, कैरी मिनाटी का। सो आई होप नेम स्पेस तुमको क्लियर होगा। बिना नेम स्पेसेस के जब मैं चैनल को कॉल करता था तो दोनों रिस्पॉन्स देते थे। अगर किसी एक को यूनिकली आइडेंटिफाई करके कॉल करना चाहता हूँ तो मैंने किसको यूज किया, नेम स्पेस को। कैसे यूज करते हैं, नेम स्पेस का नाम, कोलन, चैनल का नाम। इतना क्लियर है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखो मान लो मैं चाहता हूँ कि जो एंटरटेनमेंट चैनल है मुझे उसका नाम दे दो, तो मैं जरा ट्राई करता हूँ नेम। तो मुझे क्या रिटर्न कर दिया, ऐसा चैनल जो क्या करता है, एंटरटेनमेंट करता है। तो ऐसा चैनल कौन सा है, कैरी मिनाटी का। और उस चैनल का नाम क्या है, तो मुझे क्या दे दिया, कैरी मिनाटी, राइट। सो आई होप तुमको चीज क्लियर होगा। अब तुम यहाँ पे जो भी चाहो वो तुम एक्सेस कर सकते हो। तुम चाहो तो यहाँ से एक्सेस कर सकते हो कैटेगरी को, पर ध्यान रखना जो भी टैग का नाम है एज इट इज यूज करना, फाइन। सो ये मेरा क्या कहलाता है, एक्सपाथ। इसको मैं क्या कहता हूँ, एक्सपाथ। अब जरा मैं तुमको एक चीज और बताता हूँ, एक चीज और इसमें बताता हूँ एक्सपाथ के अंदर। लेट मी जस्ट कम टू, सो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे दो चीज लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ एक्स पाथ, राइट। एक्स पाथ कितने तरह के होते हैं, एक्स पाथ आपके दो तरह के होते हैं। एक जो मैंने सबसे पहला तुमको एग्जांपल दिया उसको मैं क्या कहता हूँ, एब्सोल्यूट पाथ, राइट। मैं अभी तक हम लोग किस पे काम कर रहे थे, एब्सोल्यूट एक्स पाथ पे काम कर रहे थे। जो दूसरा होता है वो क्या होता है, रिलेटिव एक्स पाथ। रिलेटिव एक्स पाथ बहुत ही ज्यादा आसान है, मैं तुमको एग्जांपल्स बताता हूँ। जैसे ये ऊपर वाला एग्जांपल देखो और ये नीचे वाला एग्जांपल देखो। मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, दो बार मैंने फॉरवर्ड स्लैश लगाया, फिर मैंने क्या लगा दिया, स्टार। और फिर मैंने क्या लगाया, एक और फॉरवर्ड स्लैश टेक कोलन कैटेगरी। तो यहाँ से देखो आइडेंटिफाई कैसे कर पा रहा है कि कौन सा चैनल इसको कॉल करना है, विद द हेल्प ऑफ नेम स्पेस। मैंने खाली यहाँ पे नेम स्पेस का नाम दिया है, बाकी पूरा वो खुद से गैस कर ले रहा है। बाकी पूरा वो क्या कर ले रहा है, खुद से गैस कर ले रहा है। सो ऐसा पाथ जिसके अंदर मैं कंप्लीट एड्रेस खुद से मैनुअली टाइप नहीं करता हूँ उसको मैं क्या कहता हूँ, रिलेटिव एक्स पाथ। और जिसके अंदर मैं मैनुअली एक एक करके बताता हूँ उसको मैं क्या कहता हूँ, एब्सोल्यूट, राइट। अब इसको मैं एग्जांपल से दिखा देता हूँ, जरा रिलेटिव वाला भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं। लेट मी जस्ट ओपन माई ब्राउजर, let me just open my browser real quick, just give me a second, the browser is opening, right, let me just try it, okay। तो मैं यहाँ पे आ गया, है ना, हमने इस पे काम किया था, मेरे सामने वही सारी वेबसाइट आ गई है।
ये कौन सा है जिसके अंदर मैं सब कुछ खुद से लिखता हूँ, इसको मैं क्या कहता हूँ, इसको मैं कहता हूँ एब्सोल्यूट एक्स पाथ। दूसरा क्या होता है, रिलेटिव एक्स पाथ, है ना। ये बहुत आसान है। देखो हम लोग रिलेटिव एक्स पाथ में क्या लगाते हैं, 2 फॉरवर्ड स्लैश फिर लगा देते हैं स्टार, राइट, वापस से एक स्लैश लगाते हैं और उसको कहते हैं कि मुझे चाहिए क्या। तो मैं कहता हूँ ये जो टेक नाम है ना, टेक नाम का जो भी चैनल है, मुझे इसका डेटा दे दो। तो मुझे क्या दे दिया, टेक नाम का डेटा दे दिया, राइट, मतलब टेक का जो चैनल था उसका सारा डेटा दे दिया। अगर इसके अंदर मैं किसी चीज़ को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मान लो मैं कैसे लिखूंगा, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ जैसे मान लो मुझे जानना है कैटेगरी, तो यहाँ पे क्या आ गया, कैटेगरी टेक्नोलॉजी, और देखो यहाँ पे हाईलाइट भी हो जा रहा है। तो इसीलिए मैं इस वेबसाइट को रिकमेंड कर रहा हूँ कि तुम इसको यूज़ करो, ताकि चीज़ें तुमको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आए, राइट। सो आई होप तुमको चीज़ें क्लियर हो गई होगी और तुमको मज़ा आ रहा होगा ये सारी चीज़ें कितनी आसान है ये देख के। सो ऐसा पार्ट जिसके अंदर मैं सब कुछ खुद से टाइप करता हूँ उसको मैं कहता हूँ एब्सोल्यूट। ऐसा पार्ट जिसके अंदर वो खुद ही गैस कर लेता है, मैं सिर्फ कुछ चीज़ें टाइप कर देता हूँ, जैसे नेम स्पेस का नाम और जो भी टैग को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ वो, राइट, इसको मैं कहता हूँ रिलेट। क्या होता है क्वेरी लैंग्वेज, क्या होता है क्वेरी लैंग्वेज, क्या होता है क्वेरी लैंग्वेज, जिसकी मदद से हम लोग एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर क्या करते हैं, नेविगेट और फाइंड करते हैं किसी भी नोट्स को, उसको हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। फाइन, कितने तरह के पाथ होते हैं, 2, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। आई होप ये क्लियर होगा, ये क्लियर होगा, राइट। ओके फाइन। सो अभी तक मजा आ रहा होगा, काफी चीजें समझ में आ गई होगी, या नहीं आया होगा जस्ट वीडियो को पीछे करके देखना, बहुत ही आसानी से तुमको चीजें समझ में आ जाएंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो जस्ट गिव मी। सो ये हमारी XML सीखने की सीरीज का एकदम लास्ट टॉपिक है और इसका नाम है XSLT, राइट। पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। XSLT का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज। अगर तुमको याद हो, HTML को स्टाइल करने के लिए हम लोग यूज करते थे CSS का, जो कि था स्टाइल शीट, राइट। अगर मैं अपनी XML की फाइल को स्टाइल करना चाहता हूँ, राइट, अगर मैं अपनी XML की फाइल को स्टाइल करना चाहता हूँ और वेब पेज पे अच्छे से उसको प्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो मैं किसका यूज करता हूँ, XSLT, राइट। देखो लिखा हुआ पहला पॉइंट कि जैसे HTML को स्टाइल करने के लिए हम किसका यूज करते थे, CSS का, इसी तरह से XML को स्टाइल करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, XSLT, राइट, जो कि क्या है, एक स्टाइलिंग लैंग्वेज है। अब इसकी मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी मदद से मैं रेंडर कर सकता हूँ XML को काफी ज्यादा ब्यूटीफुल तरीके से, कहाँ पे, वेब पेज पे। बाय डिफॉल्ट जो रेंडर होता है कौन से फॉर्मेट में होता है, ट्री व्यू, जिसको मैं कई बार क्या कहता हूँ, डोम, राइट। अब मैं तुमको रिकमेंड करूंगा इस व्यू, इस लिंक पे जाने के लिए, अगर तुम इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैं इसको फटाक से जरा ओपन करता हूँ और फिर मैं बताता हूँ कि है क्या ये। लेट मी जस्ट ओपन इट रियल क्विक। सो मैं आ गया हूँ उसी वेबसाइट पे, आई थिंक आई एम हियर, यस, मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें, मैं यहाँ पे अपने XML का कोड लिखता हूँ और उसको स्टाइल करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, XSLT। अब कोड को जरा ध्यान से समझो। ये जो पहली लाइन है, ये तुम जानते हो क्या है, ये मेरा क्या है, XML का प्रोलॉग, राइट। अब इसके बाद ये जो लिखा हुआ है ना पहला लाइन, ये तुमको एज इट इज लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये लाइन तुमको खुद से ऐड करना है, जैसे कि मैंने 2 नेम स्पेस बनाया था, एक नेम स्पेस का नाम था टेक, एक नेम स्पेस का नाम था एंटरटेनमेंट, राइट। तो मैंने उन दोनों नेम स्पेसेस को यहाँ पे एज इट इज लिख दिया और उसके अंदर जो भी मैंने लिंक टाइप किया था मैंने एज इट इज यहाँ पे दे दिया। अब ये लाइन तुमको एज इट इज टाइप करना पड़ेगा कि जो भी आउटपुट है वो HTML के फॉर्मेट में हो और उसके ऊपर तुम स्टाइल करोगे, राइट। यहाँ पे देखो नीचे तुमको आउटपुट भी मिल रहा है, यहाँ पे चैनल का नाम, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे कैटेगरी और यहाँ पे सब्सक्राइबर्स, राइट। सारा डेटा देखो फैच होके आ रहा है इस XML की फाइल से। अब कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले हम एक टेम्पलेट बनाते हैं, राइट। टेम्पलेट के अंदर देखो मैंने नॉर्मल HTML लिख के रखा है ना, स्टाइल टैग के अंदर थोड़ा सा CSS लगा दिया है टेबल में। और फिर जब मैंने पूरा अपना टेम्पलेट रेडी कर लिया, फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पे टेबल को क्लोज कर दिया, बॉडी को क्लोज कर दिया और HTML को क्लोज कर दिया। मैंने कह दिया कि ये जो स्टाइल शीट है, जो भी मैं इसमें लिखा हूँ ये सब किसके ऊपर अप्लाई हो जाए, इन डेटा के ऊपर, राइट, इन डेटा के ऊपर जो मैंने यहाँ पे फिल करके रखा है। देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, मैंने एक टेम्पलेट बना के रेडी कर दिया, मैंने एक टेम्पलेट बना के रेडी कर दिया कि जिसके अंदर मैं सारे डेटा को रिप्रेजेंट करूंगा। किस तरह से करूंगा, स्टाइलिंग मैंने ऊपर दे दिया है। अब यहाँ पे देखो मैंने दोबारा से एक टेम्पलेट बनाया, ठीक, और मैं कह रहा हूँ कि मैच करो, किसको किसको मैच करो, टेक वाले को भी मैच करो और एंटरटेनमेंट वाले को भी मैच करो, ठीक। अब TD के अंदर मैं डेटा लेके कैसे आ रहा हूँ, विद द हेल्प ऑफ XSL कोलन वैल्यू ऑफ देन सेलेक्ट नेम। तो यहाँ से मेरा नेम आ जाएगा, यहाँ से टेक्स्ट आ जाएगा और बहुत सारा डेटा आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने टेम्पलेट को क्लोज कर दिया और यहाँ पे स्टाइल शीट को क्लोज कर दिया।
अब ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, तुम पूछोगे कि भैया इसको तैयार कैसे करें, मतलब ये तो काफ़ी अजीब सा है ना, उतना आसानी से समझ में नहीं आ रहा। तुमको इसको तैयार करने की ज़रूरत ही नहीं है, तुमको इसको तैयार करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेट मी जस्ट शो यू अ वे। तुमको एक्सएमएल लिखना आता है, तुमको एक्सएमएल लिखना आता है। अगर तुम इसको स्टाइल करना चाहते हो तो तुम बस ये जानो, एक्सएमएल को स्टाइल करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, XSLT। हम लोग किसका यूज़ करते हैं, XSLT। और ये जो भी मैंने जनरेट किया, इसको मैंने कहाँ से जनरेट किया है, चैट जीपीटी से। मैंने इसको कहाँ से जनरेट किया है, चैट जीपीटी से। फाइन। सो तुम कुछ मत करो, इसी एक्सएमएल को कॉपी करके पेस्ट कर दो चैट जीपीटी में और कह दो कि इसको स्टाइल कर दो किसके साथ, XSLT। तो वो तुमको ये कोड जनरेट करके दे देगा। तुम उसको कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, तुम्हारा एक्सएमएल क्या हो जाएगा, स्टाइल हो जाएगा। अब तुमको जहाँ पे भी एडिटिंग करनी है वो तुम यहाँ पे कर लो स्टाइल में, राइट। बाकी सारा डेटा तो तुम्हारा रेंडर हो ही रहा है, राइट। तो सिर्फ कुछ चीज़ें हमको ध्यान में रखना है, हमको हर चीज़ें इसमें नहीं देखना। तुमको ये पूरा लिखना नहीं समझना है, तुमको बस ये समझना है कि ये होता क्या है, राइट। So let me just come back to my PowerPoint slide, the last slide of this XML lecture, कि अगर मैं अपने XML को स्टाइल करना चाहता हूँ मैं किसका यूज़ करता हूँ, XSLT, जो कि क्या है, एक स्टाइलिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अगर मैं लिंक करना चाहता हूँ XSL को किसके साथ, XML के साथ, तो मैं इस लाइन का यूज़ करता हूँ, राइट। इस लाइन का बस नाम याद रख लेना, बाकी इसमें और भी कोई ज़्यादा चीज़ ज़रूरी नहीं है जानना। सो फाइनली फाइनली हमारा जो एक्सएमएल है वो हमने कंप्लीट पढ़ लिया है, एकदम स्टार्ट से लेकर के एकदम एंड। सारे टॉपिक को एग्जांपल के साथ आसान तरीके से मैंने तुमको समझाने की कोशिश की है। आई नो कि काफ़ी मज़ा आया होगा। लास्ट का ये जो टॉपिक है XSLT, इसको तुमको खुद से हार्ड कोड करने में मत जाना, है ना, काफ़ी कंफ्यूजन होगी। ट्राई टू जनरेट इट विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, राइट। फिर तुम्हारा टाइम भी बचेगा और तुम उसको बहुत ही ज़्यादा फिर आसानी से समझ भी लोगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, है ना। मज़ा आया तो जस्ट कमेंट करो कि बहुत मज़ा आ गया। कोई ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझ में आया, कमेंट करो, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। एंड मैंने कहा था कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूँगा वाई से, और जब मैं ख़त्म करूँगा तुम कहोगे वाओ, राइट। सो जस्ट टेल मी कितने लोग को लगा कि दिस लेक्चर इज़ अ वाओ, राइट। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है या कोई ऐसा इम्प्रूवमेंट है जो तुम मुझे देना चाहते हो एज अ फीडबैक, सो जस्ट कमेंट इट डाउन, आई विल डेफिनेटली go through it, right? So thank you, and thank you for watching my video. Do like, subscribe and share, and see you in the next video. Till then, bye.